तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को जय हिंद और वंदे मातरम। आज एक नया टॉपिक आपके सामने मैं लेकर आया हूं जिसका नाम है कैलेंडर, और उसको आज हम एक बहुत ही बेहतरीन शॉर्टकट तरीके से इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत कम समय में इस प्रश्नों के जवाब जो है हम लोग कर पाए। देखिए, कैलेंडर एक थोड़ा सा आप लोगों को पता है कि लेंदी चैप्टर होता है और इसको करने में थोड़ा सा आपका टाइम ज़्यादा जाता है, तो मैं आपके साथ आज पूरा प्रयास करूंगा कि कम समय में इसके प्रश्नों को कैसे जो है जवाब देते हैं और कैसे प्रश्नों को करते हैं। तो एक बार आप सभी को, जितने भी बच्चे लाइव सेशन में आ चुके हैं और जितने बच्चे अभी नहीं आए हैं, तो जल्दी से सभी लोग आप लोग आ जाइए, इससे क्लास को आगे प्रोसीड किया जा सके, क्योंकि आज एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर में लेकर आया हूँ आपके सामने। तो जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं और जितने नहीं जुड़े हैं, एक बार फिर से जो जुड़ने वाले हैं तो जल्दी से जुड़ जाओ बेटा। एक बार फिर से आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ प्रभात। तो चलती है आज के सेशन को आगे लेकर धीरे धीरे प्रोसीड करते हैं। तो देखो, कैलेंडर से रिलेटेड आप लोगों को पता होगा कि बहुत ही लेंदी चैप्टर होता है और इसको हम बहुत ही कम समय में पढ़ने का प्रयास करेंगे, और जितना होगा उससे ज़्यादा अब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो बेटा, यहां पर आप सबको एक बात का ध्यान देना है कि कैलेंडर की अगर बात करें तो कैलेंडर में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अगर हम कैलेंडर पढ़ने जा रहे हैं या किसी कैलेंडर का हम लोग यूज कर रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन से कैलेंडर का प्रयोग कर रहे हैं, किस कैलेंडर का यूज कर रहे हैं, ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप सबको एक बात पता है, आप सबको एक बात पता है कि कैलेंडर को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं। तो कैलेंडर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पांचांग। कैलेंडर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पांचांग, ठीक है, क्या बोलते हैं, पांचांग। और जिस कैलेंडर का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं, उस कैलेंडर का नाम क्या है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो पहले जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको समझते हैं। तो जिस कैलेंडर का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं उस कैलेंडर का नाम है बेटा, उस कैलेंडर का नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर। इस कैलेंडर का नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर। ध्यान से समझिएगा, ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, ये कैलेंडर एकमात्र ऐसा कैलेंडर है कि जो पूरे विश्व में फेमस है, और इसी कैलेंडर को हम लोग जो है अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में जानते हैं। इसी कैलेंडर को हम लोग अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में जानते हैं। और अगर ये कैलेंडर है तो भाई इसको बनाने वाले भी कोई होंगे, तो ये भी जानना बहुत अनिवार्य है कि इस कैलेंडर के जनक कौन हैं। तो इस कैलेंडर के जनक या पिता हैं जिनका नाम है, ये भी समझते हैं, जिनका नाम है पॉप ग्रेगरी। क्या नाम है, पॉप ग्रेगरी। और जो पॉप ग्रेगरी है वो कौन से देश के रहने वाले हैं, ये भी जानना अनिवार्य है। तो ये यूनान देश के रहने वाले हैं। कौन से देश के रहने वाले हैं, यूनान देश के रहने वाले हैं। और कहा जाता है कि पॉप ग्रेगरी जो है एक पॉप थे और 13 नंबर के पॉप थे। पॉप क्या होता है ये बात आप जानते होंगे, जो क्रिश्चियन में पादरी होते हैं, फादर होते हैं, उसी से एक बड़ा पोस्ट होता है पॉप का। तो पॉप ग्रेगरी ने क्या किया था, ग्रिगोरियन कैलेंडर को बनाया था, और उन्हीं के नाम के कारण ही, जैसे इनका नाम ग्रेगरी है तो इन्हीं के नाम के कारण ही इसका नाम पड़ गया था ग्रिगोरियन कैलेंडर। ये बात आपको ध्यान देना है। और प्रश्न यहाँ से बेटा पूछता है कि किस कैलेंडर को अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में जाना जाता है, तो आपको ये बात जवाब देनी होगी कि ग्रिगोरियन कैलेंडर को जो है हम लोग अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में क्या करते हैं, जानते हैं या समझते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात यहाँ पर आपको समझना है कि ग्रिगोरियन कैलेंडर की अगर बात करें तो ये एकमात्र एक ऐसा कैलेंडर है जो पूरे विश्व में फेमस है, और कई बार इससे रिलेटेड प्रश्न भी जीएस में पूछा जा सका है कि किस कैलेंडर को अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में जाना जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए ग्रिगोरियन कैलेंडर, ठीक है। इससे पहले भी कई लोग आए थे जिन्होंने कैलेंडर को बनाया था। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि सर्वप्रथम जो आपका कैलेंडर बना था, सर्वप्रथम जो सबसे प्राचीन कैलेंडर था बेटा, वह 304 दिनों का बनाया गया था। और 304 दिनों का जो कैलेंडर था ये 10 महीनों के लिए बनाया गया था। कितने महीनों के लिए, 10 महीनों के लिए बनाया गया था। इसके बाद इस कैलेंडर का काफी दिनों तक लोग प्रयोग करते रहे, लेकिन धीरे धीरे जब इसमें लोगों को गलतियां समझ में आई, कुछ खामियां समझ में आई, तो इसमें सुधार करने का प्रयास किया गया। तो कहा जाता है फिर इस कैलेंडर को एक दूसरे व्यक्ति आए जिनका नाम था जूलियस सीजर। आप लोगों ने नाम सुना होगा क्योंकि बहुत ही फेमस नाम है ये।
जूलियस सीजर आए और जूलियस सीजर ने क्या किया, इस कैलेंडर को संशोधित करने का प्रयास किया और उन्होंने क्या किया बेटा कि 304 दिनों को कैलेंडर को 66 दिन और जोड़ दिया और इस कैलेंडर को 370 दिनों की बजाय 370 दिनों का कर दिया और इसको 12 महीनों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया और इसको 12 महीनों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो आपको याद रखना है कि जो 304 दिनों का कैलेंडर था वह 370 दिनों का हो गया और ये 12 महीनों में बढ़ गया और यह जो है कैलेंडर जूलियस कैलेंडर के नाम से फेमस हो गया। यह कैलेंडर जूलियस कैलेंडर के नाम से क्या हो गया, फेमस हो गया। और कहा जाता है कि इस कैलेंडर का लोग काफ़ी दिनों तक यूज करते रहे, लेकिन यहाँ पर भी कुछ ना कुछ गलतियाँ थी, कुछ ना कुछ खामियाँ थी, इसलिए क्या किया गया कि इस कैलेंडर को संशोधित करने का प्रयास फिर और भी कई लोगों ने, एक कहा जाता है कि एक सम्राट थे यूनान के जिनका नाम था कुंटसे आगस्टस। कुंटसे आगस्टस ने भी इस कैलेंडर को संशोधित करने का बेटा प्रयास किया था, लेकिन वह सक्सेस नहीं हो पाए थे और जब सक्सेस ना हो पाए तो उनका इतिहास में सिर्फ इतना ही नाम जाना जाता है कि उन्होंने इस पर काम किया था, प्रयास किया था, लेकिन पूर्ण रूप से एक सही तथ्य पर न पहुंच पाने के कारण उनके नाम का बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं किया जाता है। फिर इसके बाद आए जो है पॉप ग्रेगरी। कहा जाता है कि इसके बाद पॉप ग्रेगरी आए और पॉप ग्रेगरी ने जूलियस सीजर के द्वारा ही बनाए गए कैलेंडर को नए एवं आधुनिक तरीके से लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया और तब से जाकर आज तक यह कैलेंडर धीरे धीरे एक पूरे विश्व का चहेता कैलेंडर बन गया और आज ये पूरा विश्व ग्रेगोरियन कैलेंडर को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है या यूज कर रहा है। ठीक है बेटा, देखिए वास्तविक रूप में बात करें तो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये हमारे देश का राष्ट्रीय कैलेंडर नहीं है, राष्ट्रीय पंचांग नहीं है। हमारे देश के अगर राष्ट्रीय पंचांग की बात करें तो राष्ट्रीय पंचांग हमारा शक संवत है, जिसको सम्राट कनिष्क ने 78 ईस्वी सन में शुरू किया था। और तो यहाँ पर जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है तो कहा जाता है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को भारत सरकार ने क्या किया था, इसको जो है एक्सेप्ट किया था। तो क्या समझा हमने कि 22 मार्च 1957 को इस कैलेंडर को भारत सरकार ने क्या किया था, एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, चलिए तो 22 मार्च 1857 को इस कैलेंडर को जो है क्या किया गया था, एक्सेप्ट कर लिया गया था। भारत सरकार ने इस कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को क्या किया था, एक्सेप्ट कर लिया था। तो याद रखिएगा, तो 22 मार्च 1957 को इस कैलेंडर को स्वीकार किया गया था और इसके बाद और भी चीज़ें हैं। तो अब जब पॉप ग्रेगरी ने इस कैलेंडर को बनाया तो पॉप ग्रेगरी ने जूलियस सीजर के द्वारा ही बनाए गए कैलेंडर को लोगों के सम्मुख नए एवं आधुनिक तरीके से प्रस्तुत कर दिया और तब से जाकर आज तक ये कैलेंडर पूरे विश्व में प्रचलित है। दूसरी बात अपन यहाँ पर समझें कि अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको एक बात यह ध्यान देना है कि पॉप ग्रेगरी ने इस कैलेंडर को जब बनाया था तो इसका आधार उन्होंने पृथ्वी की घूर्णन गति को माना था। किसको माना था, पृथ्वी की घूर्णन गति को माना था। हाँ, जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार फिर से आप सभी को सुप्रभात, वंदे मातरम बेटा। और इस आज सेशन को थोड़ा सा थ्योरी वाला चैप्टर है तो पहले में आप थोड़ा थ्योरी मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि इसके आगे कैसे कैलेंडर की चीज़ें हुई, क्या हुई, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो यहाँ पर देखो समझिएगा, मैंने अभी बताया था कि पॉप ग्रेगरी ने क्या किया था कि इसका जो आधार माना इस कैलेंडर को बनाने का, वह माना था पृथ्वी की घूर्णन गति को। और आप सभी को पता है कि पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमा कितने दिनों में लगाती है, तो पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा जो लगाती है वह लगाती है 365 दिन में। कितने दिन में, 365 दिन, 365 दिन। और लगभग की अगर बात करें, ध्यान से समझना, लगभग की अगर बात करें तो लगभग 6 घंटे में, कितने घंटे में, लगभग 6 घंटे में लगाती है। ठीक है, अब यहाँ पर पॉप ग्रेगरी ने क्या किया कि हर साल 365 दिन मनाने का निर्णय लिया। ध्यान से समझना, पॉप ग्रेगरी ने क्या किया, हर साल को 365 दिन को मनाने का निर्णय लिया। उन्होंने क्या किया कि हर साल 365 दिन को 365 दिन का मनाने का लिया। लेकिन ध्यान से आपको यह समझना है बेटा कि अगर हर साल 365 दिन का मनाया जाता, अगर हर साल 365 दिन का मनाया जाता तो क्या ये जो 6 घंटे का समय है, ये जो आपके 6 घंटे का समय है ये वाला, क्या ये कैलेंडर को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब नहीं कर देगा?
ये जो 6 घंटे का समय है कहीं ना कहीं ये कैलेंडर को क्या करेगा, डिस्टर्ब नहीं कर देगा। तो इसलिए पॉप ग्रेगरी ने क्या किया था, इस कैलेंडर को 2 पार्टों में विभाजित कर दिया, 2 भागों में विभाजित कर दिया। और वो 2 भाग कौन कौन से हैं, आप सबको पता है कि वो 2 भाग हैं आपके, एक है आपका साधारण वर्ष और एक है आपका लीप वर्ष। मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब इसको 2 पार्टों में विभाजित करने का रीजन क्या था, अब मैं आगे बढ़ता हूं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसके जनक कौन थे, पॉप ग्रेगरी, और ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा दिया गया है। ये बात आपने समझ लिया। सबसे प्राचीन कैलेंडर था 304 दिनों का। इसके बाद जूलियस सीजर ने इसको संशोधित किया। भारत सरकार ने इसको 22 मार्च 1957 को अपनाया और पॉप ग्रेगरी ने क्या किया, पृथ्वी घूर्णन गति के कारण इसको 2 पार्टों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। और आपके जो 2 पार्ट है ना बेटा, एक साधारण वर्ष है और एक क्या है, लीप वर्ष है। अब इसका लीप वर्ष मनाने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, आज मैं उसको समझाता हूं और आगे बढ़ता हूं। ध्यान से समझना भैया, ध्यान से समझना। हमें पता है कि पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमा जो लगाती है वो 365 दिन लगभग का जो समय है आपका, लगभग का जो समय है आपका वो कितने घंटे का है, 6 आवर का है, 6 घंटे का है। ये बात पता है। अगर आप हर साल 365 दिन का मनाते, अगर हर साल 365 दिन का मनाते तो जो 6 घंटे का समय है ये धीरे धीरे इतना ज़्यादा हो जाता कि यह कैलेंडर को क्या कर देता, डिस्टर्ब कर देता। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। तो पॉप ग्रेगरी ने क्या किया, 6 में 4 का मल्टीप्लाई करा दिया तो ये जो बनेगा 24 आवर बनेगा। और 24 आवर बराबर होता है 1 दिन, मतलब 24 घंटा 1 दिन के क्या होता है, बराबर होता है। ये बात आप सबको पता है। 24 घंटा 1 दिन के क्या होता है, बराबर होता है। ये बात हम सब लोग जो है बढ़िया से जानते हैं। तो इसलिए क्या किया, हमें याद है कि हम हर चौथे साल एक लीप ईयर मनाते हैं। हर चौथा साल एक लीप ईयर मनाते हैं जिसमें कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। कारण क्या है कि इस 6 घंटे को मैनेज करने के लिए पॉप ग्रेगरी ने इस प्रथा को जन्म दिया। इसलिए हर 4 साल में एक लीप वर्ष आता है जिसमें कितने दिन हो जाते हैं, 366 दिन हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है मेरी बात को समझ पाए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है ना। तो ये कारण था लीप वर्ष मनाने का, क्योंकि इस 6 घंटे को समय को कहीं ना कहीं क्या करना था, मैनेज करना था। क्लियर है बेटा, इतनी बात आप लोग समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे और भी आगे सेशन को मैं लेकर चलूं। बहुत आगे मजा आने वाला है। धीरे धीरे एक एक स्टेप में हम लोग जो है आगे इस कैलेंडर को समझेंगे और करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं, जितने बच्चे अभी जुड़े हैं, एक बार सभी से आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और जल्दी से इस सेशन को एक बार आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा और आगे हम इसी तरीके से मैं आपको लेकर चलता रहूंगा। ठीक है बेटा, तो चलिए 365 दिन लगभग 6 घंटे, ये बात हमने कर ली। ठीक है, अब मैं आगे आपको लेकर चलता हूं। अब आगे अगर मैं बात करूं इस कैलेंडर से रिलेटेड चीजों को, तो मैंने सब चीजों को बता दिया है। अब इसके बाद आपको पता है, मैंने कहा था कि पॉप ग्रेगरी ने कैलेंडर को 2 पार्टों में डिवाइड किया है, एक साधारण वर्ष में और एक लीप वर्ष में। तो आज समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। ये है आपका साधारण वर्ष और ये है आपका लीप वर्ष। लीप वर्ष, एक बात याद रखिएगा, हम लीप वर्ष को अधिवर्ष के रूप में भी जानते हैं। लीप वर्ष को हम अधिवर्ष के रूप में भी जानते हैं। तो कहीं कहीं अगर आपको अधिवर्ष लिखा हुआ मिल जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। असाधारण वर्ष मतलब ये हो गया पहला साधारण वर्ष और दूसरा क्या हो गया, लीप वर्ष। ठीक है, तो साधारण वर्ष क्या होता है, वो कौन से वर्ष होते हैं जो साधारण वर्ष की कैटेगरी में आते हैं और वे कौन से वर्ष होते हैं जो लीप वर्ष की कैटेगरी में आते हैं, पहले हम उनको समझेंगे, फिर धीरे धीरे जो है हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो बेटा अगर साधारण वर्ष की मैं बात करूं तो साधारण वर्ष वे वर्ष होते हैं जो 4 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ध्यान से सुनना, साधारण वर्ष वे वर्ष होते हैं जो 4 से डिवाइड ना हो। ठीक है, ना हो, होना जाए ना हो। साधारण वर्ष वे होते हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो, वो साधारण वर्ष कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें, जैसे मैं कहूं कि यहाँ पर 2010 लिखा हुआ है, ध्यान से समझना, क्या ये 2010 4 से डिवाइड होगा? तो आप कहोगे सर नहीं होगा। अगर ये 4 से डिवाइड नहीं है तो ये जनरल ईयर की कैटेगरी में जाएगा। और अगर कोई वर्ष जैसे यहाँ पर 2012 लिख दिया जाए, अगर इसको हम 4 से डिवाइड करें तो 4 से क्या होगा, डिवाइड होगा, तो ये किसकी कैटेगरी में जाएगा, लीप ईयर की कैटेगरी में जाएगा। तो याद रखिएगा, आपको डिफिनेशन क्या समझा हमने कि अगर वे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो
वे साधारण वर्ष कहलाते हैं, और वे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित तो हो जाएं वो क्या कहलाते हैं, लीप वर्ष कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2010 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं है, और 2012 4 से क्या है, डिवाइड है। आपको पूरी संख्या डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड किया करिए। क्यों? क्योंकि 4 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, ये कहता है कि अगर इकाई और दहाई का अंक, अगर इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से पूर्णतः डिवाइड है तो चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्या ना हो, 4 से पूरी क्या होती है बेटा, डिवाइड होती है। समझ में आ रही बात? वो बात पूरी 4 से क्या होती है, डिवाइड होती है। तो 12 4 से डिवाइड है, लेकिन 10 4 से डिवाइड नहीं है। ये बात आपको जो है ध्यान में रखना होगा। इतनी बात आप लोगों ने समझ ली होगी कि क्या होता है साधारण वर्ष और क्या होता है लीप वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होता है। तो यहीं पर अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, अगर मैं यहीं पर आपसे एक प्रश्न पूछूं, तो प्रश्न बेटा आपसे ये है मेरा, ध्यान से समझिएगा, प्रश्न मेरा आपसे ये है, निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष, निम्न में से, मैं यहां पर लिख देता हूं, आपसे एक प्रश्न है मेरा, निम्न में से कौन सा वर्ष साधारण वर्ष नहीं है। साधारण वर्ष नहीं है। निम्न में से कौन सा वर्ष साधारण वर्ष नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन में यहां पर लिख देता हूं 1994, ऑप्शन बी में यहां पर लिख देता हूं 1978, ऑप्शन सी लिख देता हूं 1992, और ऑप्शन डी लिख देता हूं 1986। आपसे यहाँ ये बताना है कि निम्न में से कौन सा वर्ष साधारण वर्ष नहीं है। निम्न में से कौन सा वर्ष साधारण वर्ष नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा कि निम्न में से कौन सा वर्ष साधारण वर्ष नहीं है। तो यहाँ पर बेटा आपको समझना है, अभी हमने डिफिनीशन को पढ़ा था कि साधारण वर्ष वे वर्ष होते हैं जो 4 से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, नहीं होते हैं, और लीप वर्ष वे वर्ष होते हैं जो 4 से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो 90 कह रहा साधारण वर्ष नहीं है, तो 1994 ये क्या है, साधारण वर्ष है। 1978 ये क्या है, साधारण वर्ष है, ठीक है ना। और 1992 ये क्या है, लीप वर्ष है। तो कह रहा कि निम्न में से कौन सा वर्ष साधारण वर्ष नहीं है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो 1992 है बेटा, ये 4 से क्या है, डिवाइड है। ये 1992 जो है ये 4 से क्या है, डिवाइड है। तो अगर कोई वर्ष 4 से डिवाइड होता है तो वे वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष की कैटेगरी में नहीं जाता है, वह लीप वर्ष की कैटेगरी में जाता है। तो ये 86 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो साधारण वर्ष की कैटेगरी में जाएगा। और तो आपको सीधी सी बात है, डिफिनीशन में फोकस करना होगा कि जो डिफिनीशन है, वे वर्ष जो 4 से डिवाइड नहीं होंगे साधारण वर्ष कहलाएंगे, और वे वर्ष जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, लीप वर्ष कहलाएंगे। ठीक है, ये बात उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं अगले प्रश्न में।
तो अगली इंफॉर्मेशन आपको समझना है कि इसके बाद आपको सेंचुरी ईयर के बारे में समझना होगा, शताब्दी वर्ष के बारे में समझना होगा। तो यहाँ पर वर्षों को दो पार्टों में और भी विभाजित किया गया है, वो वर्ष क्या होते हैं आ जाओ समझते हैं। तो देखो शताब्दी वर्ष क्या होते हैं पहले हम समझते हैं। सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष क्या होते हैं? शताब्दी वर्ष वे वर्ष होते हैं जो 100 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ध्यान से समझना, शताब्दी वर्ष वे वर्ष होते हैं जो 100 से क्या डिवाइड हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें 100, 200, 300, 400 etc। ध्यान से समझना, 100, 200, 300, 400 जो 100 से डिवाइड हो जाए वो सेंचुरी कहलाता है, शताब्दी कहलाता है। जैसे आप बोलते हो ना कि सेंचुरी लग गई, पहली सेंचुरी, डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी, उससे रिलेटेड चीज़ों को आपने देखा। तो 100 क्या है, किसी भी संख्या के आगे अगर हम 2 जीरो बेटा लगा देंगे, किसी भी संख्या के आगे अगर हम 2 जीरो लगा देंगे तो वह सेंचुरी का रूप ले लेती है। ये बात आप सबको पता है, किसी भी संख्या के आगे अगर हम 2 जीरो लगा देंगे तो वह सेंचुरी का रूप ले लेती है। तो 100, 200, 300, 400 ये 100 से क्या है, डिवाइड है। अगर 100 से डिवाइड है तो ये शताब्दी वर्ष कहलाएंगे। तो याद रखना है कि शताब्दी वर्ष वे होते हैं जो 100 से डिवाइड हो जाएंगे, जो 100 से डिवाइड हो जाएंगे वो शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद आपको समझना है दूसरी बात। अब इसके बाद शताब्दी वर्षों को भी 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एक शताब्दी जनरल ईयर में, याद रखिएगा, एक शताब्दी जनरल ईयर में और एक शताब्दी लीप ईयर में। इनको भी पाप ग्रेगरी ने 2 पार्टों में डिवाइड किया है। अब आपको इनकी अलग अलग डिफिनेशन को समझना है कि क्या शताब्दी साधारण वर्ष होता है और क्या शताब्दी लीप वर्ष होता है। तो ध्यान से समझना बेटा कि सेंचुरी वर्षों को पाप ग्रेगरी ने बिल्कुल अलग कर दिया है, इनकी डिफिनेशन को अलग अलग समझना अनिवार्य है। जैसे मान लीजिए 100, 200, 300, 500, 1700 etc। शताब्दी साधारण वर्ष वे वर्ष होते हैं, शताब्दी साधारण वर्ष वे वर्ष होते हैं जो क्या है, ध्यान से समझिएगा, जो क्या है 400 से डिवाइड ना हो। इस बार 4 से नहीं, 400 से, मतलब वे शताब्दी साधारण वर्ष जो 400 से क्या हो, जो 400 से डिवाइड ना हो। ध्यान से समझिएगा, जो 400 से डिवाइड ना हो वो क्या कहलाते हैं, शताब्दी साधारण वर्ष कहलाते हैं। और वे वर्ष जो 400 से डिवाइड हो जाए, ध्यान से समझिएगा, वे वर्ष जो 400 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, वो शताब्दी क्या कहलाते हैं, लीप वर्ष कहलाते हैं। जो वर्ष 4 से डिवाइड हो जाएंगे वो शताब्दी लीप वर्ष कहलाएंगे। जैसे 400 से डिवाइड वही होगा जो 400 के मल्टीपल में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 400, 800, 1200, 1600। समझ में आ गई बात। तो वे वर्ष जो 400 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएंगे वो शताब्दी लीप ईयर कहलाएंगे, और वे वर्ष जो 400 से डिवाइड नहीं होंगे वो शताब्दी साधारण वर्ष कहलाएंगे। जैसे 100, 200, 300 ये 400 से डिवाइड नहीं है बेटा, 1600, 1700 भी 400 से डिवाइड नहीं है, लेकिन ये 400, 800 आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये 400 जो 800 हैं, ये 400, 800, 1200, 1600 ये सारे के सारे क्या हैं, ये 400 से डिवाइड है। इसलिए शताब्दी क्या कहलाएंगे, लीप वर्ष कहलाएंगे। समझ में आ गई बात। तो इनकी अलग अलग डिफिनेशन होती है, शताब्दी साधारण वर्ष की और शताब्दी लीप वर्ष की। लेकिन साधारण वर्ष और लीप वर्ष की डिफिनेशन अलग है। उसको 4 से डिवाइड होना है और इसको 400 से डिवाइड होना है। अंतर समझना बेटा, क्योंकि जब तक ये नहीं समझोगे आपकी प्रॉब्लम समाप्त नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूं कि क्या होता है लीप वर्ष, साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष लीप वर्ष को समझने के लिए 4 से डिवाइड करना पड़ता है, और शताब्दी साधारण वर्ष और शताब्दी लीप वर्ष को समझने के लिए 400 से डिवाइड करना पड़ता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 1500, ध्यान से समझना, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ 1500। अब हमको ये पता करना हो तो पहले हमने देखा कि इसके आगे 2 जीरो लगा है, तो 2 जीरो लगा है तो बेटा ये सेंचुरी का रूप लेगा। अगर सेंचुरी है तो ये पता करना हो कि साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है, तो इसको हम ये चेक करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि क्या ये 400 से, क्या ये 400 से डिवाइड है। तो 1500 400 से पूर्णतः डिवाइड नहीं है, और जब तक कोई संख्या पूर्णतः डिवाइड नहीं होती तो फिर वो किस कैटेगरी में चली जाती है, जनरल ईयर की कैटेगरी में चली जाती है। तो ये जो 1500 होगा ये शताब्दी साधारण वर्ष होगा। ये क्या होगा, शताब्दी साधारण वर्ष होगा, क्योंकि 400 से डिवाइड नहीं है।
उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, बढ़िया से सेशन को एंजॉय कर पा रहे होंगे। तो अभी बेटा मैं प्रश्न नहीं करा रहा, अभी मैं आपकी बेसिक चीजें तैयार करा रहा हूं कि कैसे कैलेंडर का जो है बेसिक चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट को, चीजों को तैयार कर सकते हैं, और इन्हीं बेसों की सहायता से आगे मैं आपको प्रश्नों की ओर ले चलूंगा, बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि साधारण वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है, शताब्दी क्या वर्ष क्या होते हैं, शताब्दी साधारण वर्ष क्या होते हैं, और शताब्दी लीप वर्ष क्या होते हैं। इतनी बात मैं अभी तक आप सबको बता चुका हूं, और उम्मीद करता हूं कि बात आप सब जो है बढ़िया से समझ पाए होंगे। ठीक है ना बेटा, अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। तो इतने अगले पॉइंट में हम लोग चलेंगे। अगला पॉइंट क्या होगा, चलते हैं, चलिए अब अगले पॉइंट में चलते हैं। अब इसके बाद इतनी बातें हमने जान लिया, अब कुछ फैक्ट में चलते हैं और फैक्टों के प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। क्या है आगे की कहानी, चलो देखते हैं। एक बात यहां पे आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी शताब्दी, साधारण और लीप वर्ष की बात करें तो इसको पहचानना आना चाहिए। जैसे मैं यहां पर लिख दूं कि निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। एक बात ध्यान देना, निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, मैं आपके ऑप्शन यहां पर लिख देता हूं और आप सबको बताना होगा बेटा कि निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। तो जैसे यहां पर एक क्वेश्चन है 1996, ठीक है, 2400, ठीक है, 1976 और 3600। अब आपको ये बताना है 3600 और एक ऑप्शन ई है, एक ऑप्शन ई है 1998, एक ऑप्शन ये है 1998। अब इसमें आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। तो लीप वर्ष, देखो लीप वर्ष को पहचानने की दो कंडीशन है। लीप वर्ष वे वर्ष होते हैं जो 4 से या 400 से डिवाइड हो, मेरी बात समझिएगा। लीप वर्ष वे वर्ष होते हैं जो 4 या 400 से क्या हो, डिवाइड हो, और साधारण वर्ष ये वे वर्ष होते हैं जो 4 या 400 से डिवाइड ना हो। तो 1996 ये क्या करेगा, 4 से डिवाइड होगा तो लीप वर्ष होगा। 2400 ये 400 से डिवाइड होगा तो लीप वर्ष होगा। 1976 ये 4 से डिवाइड होगा, 1976 क्या होगा, 4 से क्या होगा, डिवाइड होगा, ये 4 से क्या होगा, डिवाइड होगा। 3600 की बात करें तो 4 में 4 नहीं 36, ये भी 400 से क्या होगा, डिवाइड होगा। लेकिन 1998 ये क्या होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा, जनरल ईयर की कैटेगरी में जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये बात आप सबको जो है ध्यान से समझनी है, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो 1998 ये क्या होगा, ये जनरल ईयर की कैटेगरी में बेटा चला जाएगा, ठीक है। ये बात आपको जो है समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे अगले पॉइंट में, ठीक है, अगले प्रश्न में। तो अगले प्रश्न में कुछ फैक्ट की बात करते हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। फैक्ट नंबर 1 की अगर बात करें, फैक्ट नंबर 1 की अगर बात करें तो मेरी बात ध्यान से सुनना। किसी भी साधारण वर्ष का, ये फैक्ट है बेटा, मैं फैक्ट आपको बताने चल रहा हूं, फैक्ट, ठीक है। तो फैक्ट में आपको क्या समझना है कि किसी भी साधारण वर्ष का, किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन आपस में क्या होता है, समान होता है। मैंने क्या बताया कि अगर कोई वर्ष साधारण है तो उस वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होगा, समान होगा। अर्थात जिस दिन उस वर्ष की शुरुआत होती है उसी दिन से उस वर्ष का अंत भी होता है। समझ में आ रही बात, जिस दिन से उस वर्ष की शुरुआत होती है उसी दिन से उस वर्ष का अंत भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे मैं कह दूं कि 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को सोमवार था,
1 जनवरी 2015 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2015 को 31 दिसंबर 2015 को सोमवार ही होगा। क्या होगा? सोमवार ही होगा। सोमवार ही होगा। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि अगर 1 जनवरी 2015 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2015 को सोमवार ही होगा, अर्थात जिस दिन से वर्ष की शुरुआत होती है उसी दिन से वर्ष का अंत भी होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगर कोई वर्ष साधारण वर्ष है तो जैसे 2015 हमने यहाँ पर लिखा है, तो 2015 बेटा एक साधारण वर्ष है। तो ये देखो, ये जो मैंने सोमवार लिखा है ये काल्पनिक दिन होगा, ये एग्जैक्ट दिन नहीं होगा, लेकिन जो पॉइंट होगा वो सही होगा। ठीक है ना? आपको पॉइंट को समझना है। ये काल्पनिक दिन लेकर चला जाता है, क्योंकि मुझे इतना याद नहीं कि 1 जनवरी 2015 को क्या था। ठीक है, वो काल्पनिक होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 1 जनवरी 2015 को अगर सोमवार था तो 31 दिसंबर 2015 को क्या होगा बेटा? सोमवार ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछता है। कैसे प्रश्न पूछेगा? आज मैं आपको एक प्रश्न करा कर दिखाता हूं। कैसे प्रश्न पूछेगा यहां पर समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मैं कहूं कि 1 जनवरी 2009 को दिन था फ्राइडे का। ध्यान से समझना, 1 जनवरी 2009 को दिन था फ्राइडे का। तो आपको बताना है कि 1 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा। ये प्रश्न जो आपसे पूछ रहा है इसी पॉइंट से रिलेटेड पूछ रहा है। जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है, उसी पॉइंट से रिलेटेड प्रश्न को पूछ रहा है। तो यहां पर हमने देखा कि अगर 1 जनवरी 2009 को फ्राइडे था तो 1 जनवरी 2011 को कौन सा दिवस होगा। ठीक है। हाँ, जितने भी बच्चे हैं बेटा, मैं अभी कमेंट आप लोगों के नहीं देख पा रहा हूं, अभी मैं थोड़ा सा समझाने में लगा हुआ हूं पॉइंट को। तो एक बार सभी से, जितने भी बच्चे अभी नए जुड़ रहे हैं, एक बार सभी से फिर से आप सभी को सुप्रभात और जय हिंद बच्चों। और तो चलिए आज इस सेशन को आज विधिवत तरीके से आपको लेकर चलता हूं। जो छोटे छोटे पॉइंट है उनको क्लियर कराकर हम सीधे चलेंगे प्रश्नों की ओर, और जितना तेजी से प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे उतना आपके लिए भी बेहतर होगा और मेरे लिए भी बेहतर होगा। ठीक है ना बेटा? तो चलिए आप लोग जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए सेशन को, और धीरे धीरे हम जो है प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आता रहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा प्रश्न कह रहा है कि 1 जनवरी 2009 को फ्राइडे है तो 1 जनवरी 2011 को कौन सा दिवस होगा। अब मैं आपको इसको जवाब देने वाला हूं, तो आप लोगों के कमेंट बॉक्स में जवाब आने लगे हैं। तो देखो प्रश्न कह रहा है कि 1 जनवरी 2009 को फ्राइडे। तो एक बात बताओ बेटा, अगर 1 जनवरी 2009 को फ्राइडे है तो 31 दिसंबर 2009 को क्या होगा? फ्राइडे ही होगा, क्योंकि 2009 एक साधारण वर्ष है और किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है? समान होता है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर 1 जनवरी 2009 को फ्राइडे है तो 31 दिसंबर 2009 को फ्राइडे होगा। तो इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा 1 जनवरी 2010, और 1 जनवरी 2010 में सिर्फ फ्राइडे से एक दिन आगे जाएंगे तो बेटा आपको मिलेगा सैटरडे। आपको क्या मिलेगा? सैटरडे। और इसके बाद आएगा 31 दिसंबर 2010। तो 31 दिसंबर, अगर 1 जनवरी 2010 को सैटरडे है तो 31 दिसंबर 2010 को सैटरडे ही होगा। और इसके बाद क्या आ जाएगा? इसके बाद आ जाएगा 1 जनवरी 2011। तो सैटरडे की जगह क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया, बहुत से बच्चों ने जवाब दिया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 1 जनवरी 2011 को क्या होगा? संडे होगा। उम्मीद करता हूं कि बात आप सबको समझ में आ गई होगी। तो हमें क्या करना था कि देखो ऐसे प्रश्न पूछता है क्योंकि एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है कि क्या आपको इस फैक्ट के बारे में पता है कि नहीं पता है। जिन बच्चों को पता होगा तो सेकंडों में आंसर लेकर आ जाएंगे, और जिन बच्चों को नहीं पता होगा तो उनको तकलीफ हो सकती है। ठीक है ना? तो चलिए, तो एक फैक्ट हमने जाना। फैक्ट नंबर 1 हमने क्या जाना कि किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन आपस में क्या होता है बेटा? समान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी के बाद चलेंगे हम फैक्ट नंबर 2 में। इसी के बाद हम लोग चलेंगे फैक्ट नंबर 2 में।
फैक्ट नंबर 2 ये कहता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, फैक्ट नंबर 2 ये कहता है कि किसी भी लीप वर्ष का, अभी हमने साधारण वर्ष की बात की थी, अब मैं आपको लीप वर्ष में लेकर चलता हूं कि किसी भी लीप वर्ष के प्रथम दिन में और अंतिम दिन में एक दिन का अंतर होता है। मैंने क्या बताया कि किसी भी लीप वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन में एक दिन का अंतर होता है, अर्थात अंतिम दिन प्रथम दिन से एक दिन क्या होता है, अधिक होता है। अर्थात अंतिम दिन प्रथम दिन से एक दिन क्या होता है, अधिक होता है। कैसे अधिक होता है, आज और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में अगर कहूं मैं कि 1 जनवरी 2016 को, 1 जनवरी 2016 को संडे है, 1 जनवरी 2016 को संडे है, तो 31 दिसंबर 2016 को 31 दिसंबर 2016 को सोमवार होगा, मंडे होगा। क्या होगा, मंडे होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि जो अंतिम दिन होता है वह प्रथम दिन से एक दिन क्या होता है, अधिक होता है। और इसका कारण क्या है बेटा, आप सबको पता है कि किसी भी लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन। कितने दिन होते हैं, 366 दिन, और एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन। तो अगर किसी संख्या से ऑड डेज निकालना है तो 366 में अगर 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर बनेगा 52 सप्ताह। कितना बनेगा, 52 सप्ताह और प्लस 1 विषम दिन बनता है, सॉरी 2 विषम दिन बनता है। 52 सप्ताह प्लस 2 विषम दिन बनता है। तो जब 2 विषम दिन बनता है, और वहां पर जब साधारण वर्ष की बात कर रहे थे तो साधारण वर्ष में होता है 365 दिन, और 365 में बेटा अगर हम 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर आप ध्यान से समझना, अगर 365 में हम 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर होगा 52 सप्ताह और प्लस कितना आएगा, 1 विषम दिन आएगा, 1 विषम दिन आएगा। तो यहाँ पर ऐसे आपके कंडीशन को ध्यान में रखकर करना होता है। तो यहाँ पर 2 विषम दिन होता है और यहाँ पर 1 विषम दिन होता है। तो यहाँ पर जब एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि 366 में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, लीप वर्ष में 29 की फरवरी आती है, वही क्या करती है, इसमें एक दिन का गैप उत्पन्न करती है। जो 29 की फरवरी आती है तो प्रथम दिन और अंतिम दिन में एक दिन का क्या करती है, डिफरेंस उत्पन्न करती है। इसलिए लीप वर्ष में क्या होता है कि जो अंतिम दिन होता है वो प्रथम दिन से एक दिन क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। समझ में आ गई बात। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो बात आप सबको बढ़िया से क्या की हो गई, समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, चलिए अब चलते हैं आगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक प्रश्न देता हूं और उस प्रश्न को आप सभी को करके दिखाना है कि इसमें क्या होगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न है आपका प्रश्न है आपका कि 1 जनवरी 2018 को दिन था मंडे का। 1 जनवरी 2018 को दिन था मंडे का। तो आपको बताना है कि 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस होगा। जल्दी से बताओ बेटा, मैं आपके प्रश्न का इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से बताओ। जल्दी से जितने भी बच्चे लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, और जो मैं प्रश्न पूछता हूं उसका जल्दी से जवाब देना है। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको पेन कॉपी की आवश्यकता पड़ेगी, बस आपको कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है। अगर कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया से क्लियर है तो चीज़ें बहुत आसानी से आप लोग जो है कर पाओगे। अब मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। बहुत से बच्चों के आंसर आना शुरू हो गए हैं, तो चलो देखते हैं आगे। 1 जनवरी 2018 को मंडे है, तो 2018 क्या है, एक साधारण वर्ष है। तो चलो अगर 1 जनवरी 2018 को मंडे है तो आएगा इसके बाद 1 जनवरी 2019। भाई साधारण वर्ष में सिर्फ एक दिन का अंतर होता है, तो अगर यहाँ मंडे है तो यहाँ पर 19 में क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा 1 जनवरी 2020,
इसके बाद आएगा 1 जनवरी 2020, तो ट्यूसडे की जगह क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। ध्यान से समझना, ट्यूसडे की जगह क्या हो जाएगा बेटा, वेडनेसडे हो जाएगा, क्योंकि 19 में 20 में जाएंगे तो एक दिन का अंतर आएगा। इसके बाद 2020 एक लीप ईयर है, ये मत भूलिएगा, तो यहाँ पर आएगी 31 दिसंबर 2020 आएगा, और 2020 वेडनेसडे की जगह क्या हो जाएगा बेटा, थर्सडे हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं, क्योंकि लीप ईयर में क्या होता है कि लीप ईयर में जो प्रथम दिन होता है, जो अंतिम दिन होता है, वो प्रथम दिन से एक दिन अधिक होता है। अब इसके बाद आएगा क्या, 1 जनवरी 2021। अब आएगा 1 जनवरी 2021, तो थर्सडे की जगह क्या मिलेगा, फ्राइडे। और यही आपसे पूछ रहा था कि 1 जनवरी 2021 को क्या होगा, तो आपका जवाब होगा फ्राइडे। आपका जवाब क्या होगा, फ्राइडे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो बात आप समझना चाह रहे थे, जो फैक्ट मैं आपको बताना चाह रहा था, वो दोनों पॉइंट मैंने फैक्ट भी करा दिया और दोनों पॉइंट से मैंने एक एक प्रश्न भी करा दिया। तो इससे रिलेटेड आपसे जब प्रश्न पूछेगा तो फिर बस यही 2 फैक्ट आपको याद रखना है, और इससे संबंधित अगर बेटा आपसे प्रश्न पूछता है तो आसानी से आप लोग क्या करेंगे, इसके जवाब दे पाएंगे। ठीक है ना भैया, चलिए अब चलिए अगले पॉइंट में। ये पॉइंट सभी को बढ़िया से क्लियर हो गया है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। चलिए अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं अगले पॉइंट में। अब देखो बात करेंगे कि क्या होता है विषम दिन और क्या होता है ऑड डेज, थोड़ा सा उनकी बात करते हैं, और जब उस कॉन्सेप्ट को पढ़कर आगे बढ़ेंगे प्रश्नों की ओर। देखो विषम दिन, विषम दिन इसी को बोलते हैं अतिरिक्त दिन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैलेंडर में, इसी को बोलते हैं अतिरिक्त दिन। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, अतिरिक्त दिन। ठीक है, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं ऑड डेज, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं ऑड डेज। इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम बात करें कि ऑड डेज क्या होता है, ऑड डेज वो होते हैं जो किसी सप्ताह में काउंट नहीं होते हैं। आप सबको एक बात पता है कि 7 ही दिन होते हैं एक सप्ताह में, जो बार बार रिपीट होते हैं। इसी 7 दिन में पूरा वर्ष इसी 7 दिन में पूरा महीना हम समाप्त करते हैं, इन्हीं 7 दिनों में पूरा वर्ष समाप्त करते हैं, और इन्हीं 7 दिनों में पूरी सेंचुरी समाप्त करते हैं। समझ में आ गई बात, यही 7 दिन बार बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो क्या करते हैं कि अगर किसी भी संख्या से अगर हमको ऑड डेज निकालना होता है, तो ऑड डेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या में हम क्या करते हैं, 7 से भाग देते हैं। किसी भी संख्या में क्या करते हैं, 7 से भाग देते हैं, और जो शेषफल बचता है वही क्या कहलाता है, ऑड डेज कहलाता है, वही क्या कहलाता है, विषम दिन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर 45 दिन है, ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या है, 45 दिन है। अगर इन टोटल 45 दिनों को कितने सप्ताह पड़ेंगे, इन टोटल 45 दिनों में कितने सप्ताह पड़ेंगे, तो अगर ऑड डेज निकालना है तो 7 से क्या करेंगे, भाग देंगे। 7 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 7 छंग 42। कितनी बार जाएगा, 7 छंग 42 से जो 6 बार गया, ये 6 क्या बनेंगे, सप्ताह। ये 6 क्या बनेंगे, सप्ताह। 7 छंग 42, और कितने दिन बच गए, 3 दिन बच गए ना, 3 दिन एक्स्ट्रा बच गए, मतलब शेषफल कितना बच गया, 3। तो जो 3 होता है, जो शेषफल बचता है, वही क्या कहलाता है, ऑड डेज। मतलब जो सप्ताह में नहीं कन्वर्ट हो पाते हैं, जो सप्ताह से कुछ एक्स्ट्रा बच जाते हैं, जैसे 45 दिनों में 6 सप्ताह पूरे कंप्लीट हो गए और 3 दिन एक्स्ट्रा बच गए, जो 3 दिन एक्स्ट्रा बच गए बेटा, वही क्या कहलाता है, ऑड डेज कहलाता है। वही क्या कहलाता है, विषम दिन कहलाता है। वही क्या कहलाता है, अतिरिक्त दिन कहलाता है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आप सबको जो है समझ में बढ़िया से आ गई होगी। ठीक है, अब जैसे हम बात करें कि प्रश्नों की अगर बात करें कि वो कौन से महीने होते हैं, पहली बात की तो आपको ये बात बढ़िया से सबको याद होनी चाहिए कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। ये बात आप सबको याद होनी चाहिए, और जब तक ये बात याद नहीं होगी तो आगे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आ जाओ, उसको कैसे समझना है उसकी थोड़ा सा बात करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें महीनों की, तो हमें पता है महीनों की अगर बात करें तो पहले आपको सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि महीने कितने प्रकार के होते हैं। तो महीनों की अगर बात करें कि महीने कितने प्रकार के होते हैं, ये बात आपको ध्यान देना होगा। तो महीने बेटा होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। वो 12 महीने होते हैं, वो प्रकार नहीं है महीनों के। 4 प्रकार के जो महीने होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आ जाओ समझते हैं। तो आपका जो पहला महीना होगा, जो महीना होता है, एक 31 डेज का होता है बेटा। दूसरा जो होता है एक महीना आपका होता है वो 30 डेज का होता है, ये बात आप सबको पता है। और तीसरा महीना जो होता है, एक महीना होता है 29 डेज का होता है। और चौथे कंडीशन की बात करें तो एक महीना जो होता है
वो 28 डेज का होता है। कितने दिन का? 28 डेज का। बोलो ये बात समझ में आ रही कि नहीं? तो एक 31 डेज का, एक 30 डेज का, एक 29 डेज का और एक 28 डेज का, ये 4 महीने होते हैं। अब आपको ये समझना है कि कौन सा महीना कितने दिनों का होता है, कौन सा महीना कितने दिनों का होता है। अब ये बात आप सबको बढ़िया से समझना है। देखो आप सबको बंद मुट्ठी का कॉन्सेप्ट पता होगा कि हमारा जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, ध्यान से समझना, वो 31 डेज को डिनोट करता है और जो खाली वाला हिस्सा होता है वो 30 डेज को डिनोट करता है। ये बात आप सबको पता है कि नहीं? नहीं पता तो आज आप बोर्ड में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से कुछ हमारी मुट्ठी होती है, इस प्रकार से कुछ हमारी मुट्ठी होती है। तो ये जो उभरा हुआ हिस्सा होता है बेटा हमारा, ये क्या होता है? 31 डेज का होता है। तो जैसे देखो यहां पर अगर हम बात करें, जैसे यहां पर बात करें, ये क्या है? जनवरी। यहां पर जनवरी आएगी और यहां पर क्या आएगी? फरवरी आएगी। यहां पर क्या आएगा? मार्च आएगा। यहां पर क्या आएगा? अप्रैल आएगा। यहां पर क्या आएगा? मई आएगा। यहां पर क्या आएगा? जून आएगा और यहां पर क्या आएगा? जुलाई आएगा। अब यहां से तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर वापस आ जाएंगे। तो जुलाई के बाद यहां पर क्या आ जाएगा? अगस्त और यहां पर क्या आएगा? सितंबर। यहां पर क्या आएगा? अक्टूबर। यहां पर क्या आएगा? नवंबर और यहां पर क्या आएगा? दिसंबर। यहां पर क्या आएगा? दिसंबर। ठीक है। तो ये जो बेटा होगा, ये जो ऊपरी हिस्सा होगा, ये 31 डेज के महीने होंगे। ये कितने डेज के महीने होंगे? ये 31 डेज के महीने होंगे। ये सारे के सारे महीने 31 डेज के होंगे। ये बात जो है आप सबको ध्यान रखनी है। और दूसरी बात, ये जो नीचे वाले महीने होंगे ये 30 डेज के होंगे। कितने डेज के? 30 डेज के। और बाकी जो फरवरी है उसके बारे में आप लोग सब लोग जानते हो बढ़िया से कि अगर साधारण वर्ष होगी तो 28 की होगी और अगर लीप वर्ष होगा तो 29 की होगी। इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ समझाने की आवश्यकता पड़ने वाली है। सॉरी। तो इतनी बात बेटा समझ में आ गई होगी। तो आपको ये देखो, अब यहां पर क्या समझना है, 1 2 3 4 5 6 7 महीने ऐसे होते हैं जो 31 दिन के होते हैं। देख पा रहे होंगे आप लोग बढ़िया से, 1 2 3 4 5 6 7 महीने ऐसे हैं जो 31 दिन के होते हैं और 1 2 3 4 महीने ऐसे हैं जो 30 दिन के होते हैं। तो 7 ये और 4 ये, तो 7 और 4 11 और 1 फरवरी, टोटल क्या हो गए? 12। एक जो आपकी फरवरी है टोटल क्या हो गए? 12। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो यहां पर हमने क्या देखा? तो यहां पर देखा कि 7 महीने हमारे 31 दिन के होते हैं और 4 महीने हमारे 30 दिन के होते हैं, फरवरी को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, ये महीने हैं कितने दिन के? 31 दिन के। और यहाँ पर देखा जाए अप्रैल, जून, नवंबर, सितंबर और नवंबर, ये हैं 30 दिन के और फरवरी 28 या 29 दिन के। ये बात आपको याद रखना। या तो फिर आप लोगों ने एक कहानी सुना होगा, मैं आपको ओरली सुना देता हूँ, लिखना हो तो अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो कहानी होती है, आप लोगों ने सुना होगा बहुत से बच्चों ने, कि जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30। क्या बोला मैंने? जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 29 दिन की फरवरी, बाकी सभी 31। मतलब जून नवंबर अप्रैल सितंबर का महीना 30 दिन का, तो जून नवंबर अप्रैल सितंबर का महीना 30 दिन का और 28 29 दिन की फरवरी, और बाकी जो सब बच जाएंगे सातों महीने कितने दिन के? 31 दिन के। ठीक है ना? तो एक इसको याद कर लीजिए। जो आप इतने ढेर सारे सॉन्ग्स याद रखते हो तो इसको भी एक बार याद कर लो, काम बन जाएगा। आपको बस आगे बढ़ना है। ठीक है, अब मैं चलता हूं कुछ अगले पॉइंटों में कि कैसे उनको लेकर चलना है। चलो अब चलते हैं अगले पॉइंट में। उम्मीद करता हूं कि जो मैं पॉइंट अभी आपको समझा रहा था वो समझ में आ गया होगा बढ़िया से। अब देखो हमारे पास 4 टोटल महीने होते हैं। अगर टोटल आपके पास 4 टोटल महीने होते हैं तो एक महीना होता है 31 डेज का। तो 31 डेज में अगर बात करें कि कितने ऑड डेज बनेंगे, ऑड डेज मतलब विषम दिन, तो क्या करना होता है 31 डेज में अगर पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, 31 में आपको 7 से क्या करना है, भाग देना है। तो ऑड डेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 7 से भाग देते हैं। अभी मैंने बताया था अतिरिक्त दिन निकालने के लिए किसी भी संख्या में 7 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 31 में अगर बेटा 7 से भाग दोगो तो 7 चौको 28, ये क्या है, 4 सप्ताह बनेंगे। 4 सप्ताह और प्लस 3 विषम दिन बनेंगे, और प्लस 3 क्या बनेंगे, विषम दिन बनेंगे।
3 विषम दिन बनेंगे। तो क्या हमने देखा कि अगर कोई महीना 31 दिन का है तो उसमें 4 सप्ताह और 3 ऑड डेज बनेगा, और अगर कोई महीना 30 दिन का है तो अगर कोई महीना 30 दिन का है तो 7 से भाग देंगे तो 7 चौको 28, तो यहाँ जो बेटा बनेगा वो बनेगा 4 सप्ताह प्लस 1 2 विषम दिन बनेगा। कितना बनेगा? 2 विषम दिन बनेगा, 2 विषम दिन बनेगा। और अगर कोई महीना 29 का है, अगर 29 में भाग देंगे तो यहाँ पर बनेगा 4 सप्ताह और प्लस कितना? 1 विषम दिन। इसको हटाना है, यहाँ पर 1 विषम दिन, 1 विषम दिन, ठीक है। और अगर कोई महीना 28 का होगा तो 28 में 4 से भाग दोगे तो यहाँ जो बनेगा वह बनेगा 4 सप्ताह और प्लस 0 विषम दिन। कितना बनेगा? 0 विषम दिन। तो मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि कौन से महीने में कितने ऑड डेज की संख्या निकलती है। तो अगर महीना बेटा 31 दिन वाला होगा तो उसमें 4 सप्ताह और 3 विषम दिन बनेंगे, और अगर महीना 30 दिन वाला होगा तो उसमें 4 सप्ताह और 2 विषम दिन बनेंगे, और अगर महीना 29 दिन वाला होगा तो उसमें 4 सप्ताह और 1 विषम दिन बनेंगे, और अगर महीना 28 दिन वाला होगा तो उसमें 4 सप्ताह और 0 विषम दिन बनेंगे। समझ में आ गई बात? अब इसके बाद चलते हैं आगे। अब देखो ध्यान से समझना, जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है, इस फैक्ट से आपसे प्रश्न भी पूछता है, और कैसे प्रश्न पूछता है आ जाओ उसको समझने का प्रयास करते हैं। आ जाओ उसको समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे इसमें फैक्ट पूछता है। तो फैक्ट के लिए आपको देखो, अगर कोई महीना 31 दिन वाला है, ध्यान से समझना, अगर कोई महीना 31 दिन वाला है, अगर कोई महीना 31 दिन वाला है तो इसमें 4 सप्ताह बने। इसमें कितने सप्ताह बने? 4 सप्ताह बने। और आप सबको एक बात पता है कि 4 सप्ताह का मतलब क्या है? आपको इसमें पता है कि 4 सप्ताह का मतलब क्या है? कि 4 सप्ताह का मतलब ये हुआ कि हर दिन महीने में 4 बार तो आएगा ही आएगा। हर दिन महीने में 4 बार क्या करेगा? आएगा ही आएगा। समझ में आ रही बात? हर दिन महीने में 4 बार आएगा, ठीक है। और जब 4 बार आएगा तो ये 3 दिन क्या है? एक्स्ट्रा बच रहे हैं। ये 3 दिन क्या बच रहे हैं? एक्स्ट्रा बच रहे हैं। तो मतलब ये 3 दिन ऐसे होंगे जो महीने में 5 बार आएंगे। भाई 4 सप्ताह का मतलब ये हुआ कि हर दिन महीने में 4 बार तो आएगा ही आएगा, क्योंकि एक सप्ताह में भाई 7 दिन होते हैं, टोटल 7 दिन होते हैं, और टोटल 4 सप्ताह बन रहे हैं, तो महीने में 4 दिन तो आएगा ही आएगा। और बाकी जो 3 दिन एक्स्ट्रा बच गए वो महीने में कितनी बार आएंगे? 5 बार आएंगे। और इससे रिलेटेड प्रश्न पूछता है, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। और वो ऐसी क्या कंडीशन होती है मैं उसकी भी आगे बात करूंगा। अगर 30 तारीख का महीना होगा, अगर महीना आपका 30 तारीख वाला होगा तो 4 सप्ताह प्लस 2 विषम दिन की बात कर रहा है। तो 4 सप्ताह का मतलब ये हुआ कि हर दिन तो 4 बार आएगा ही आएगा, लेकिन जो 2 विषम दिन बचे हैं तो ये 2 दिन ऐसे होंगे जो महीने में कितनी बार आएंगे? 5 बार आएंगे। कितनी बार आएंगे? 5 बार आएंगे। अगर महीना 29 का होगा तो 4 सप्ताह का मतलब ये हुआ, 4 सप्ताह का मतलब ये हुआ कि हर दिन महीने में क्या आएगा? 4 बार तो आएगा ही आएगा। हर दिन महीने में क्या आएगा? 4 बार तो आएगा ही आएगा, लेकिन एक दिन क्या होगा? 5 बार आएगा। एक दिन क्या होगा? 5 बार आएगा। और अगर कोई महीना 28 का होगा तो कोई भी दिन महीने में 5 बार नहीं आएगा, क्योंकि 4 सप्ताह और 0 विषम दिन की बात कर रहा है बेटा, तो कोई भी दिन महीने में 5 बार नहीं आने वाला। अब इससे रिलेटेड प्रश्न कैसे पूछेगा? अभी आपने यहां पर समझा कि 4 सप्ताह प्लस 3 विषम दिन अगर कोई महीना 31 दिन का है, तो ध्यान से समझना, आप सबको पता है कि अगर कोई महीना अगर 31 दिन का है तो यहां पर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मान लो ये 1 तारीख है, ध्यान से समझना बेटा, अगर ये 1 तारीख है, अगर मान लो यहां पर सोमवार है, ठीक है, तो हमें पता है कि 7 दिन बाद दिन क्या करता है? रिपीट करता है। तो अगर 1 तारीख को सोमवार है तो 1 और 7 8 तारीख को भी क्या होगा? सोमवार होगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और फिर आगे बात करें, फिर से 7 दिन बाद, तो 8 और 7 क्या होगा? 15, तो 15 तारीख को क्या होगा? फिर से सोमवार ही होगा। अब आगे बात करें फिर से 7 दिन बाद, तो 15 7 22, 22 तारीख को क्या होगा? सोमवार ही होगा। और फिर से 7 दिन बाद आगे जाएं तो 22 और 7 29, तो 29 तारीख को क्या होगा? सोमवार। तो मतलब 1 2 3 4 5 बार सोमवार आया,
5 बार सोमवार आया। मैंने क्या कहा था कि 3 दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे, तो सोमवार तो 5 बार आया। इसका मतलब ये हुआ कि 29 के बाद जो 30 तारीख आएगी, ट्यूसडे भी महीने में 5 बार आएगा, और इसके बाद जो 31 तारीख आएगी तो वेडनेसडे भी महीने में क्या करेगा, 5 बार आएगा। अर्थात 29, 30 और 31 तारीख का जो दिन होगा वो महीने में 5 बार आएगा, या तो फिर कहेंगे 1, 2 और 3 तारीख का जो दिन होगा वो महीने में 5 बार आएगा। क्योंकि एक ही तारीख का दिन तो भाई 29 को रिपीट कर रहा है, तो 2 तारीख का दिन 30 को रिपीट करेगा और 3 तारीख का दिन 31 को रिपीट करेगा कि नहीं करेगा। अगर भाई 1 तारीख को दिन 29 तारीख को जाके पड़ रहा है तो 2 तारीख का दिन 30 तारीख को रिपीट कर जाएगा और 3 तारीख का दिन जो है 31 तारीख को रिपीट कर जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 1, 2, 3 तारीख का दिन महीने में 5 बार आता है, या तो फिर कहें 29, 30 और 31 तारीख का दिन महीने में 5 बार आता है, अगर महीना 31 दिन वाला है तो। और दूसरी पॉइंट, और अगर महीना 30 दिन वाला है, दूसरी बात, अगर महीना 30 दिन वाला है तो 4 सप्ताह 2 विषम दिन की बात करेगा, तो यहां पर बेटा 1 और 2 तारीख का दिन महीने में 5 बार आएगा, यहां पर बेटा 1, 2 और 3 तारीख का दिन महीने में 5 बार आएगा। ठीक है, यहां पर 1, 2 और 3 तारीख का दिन महीने में क्या करेगा, 5 बार आएगा। और 29 दिन की बात करें तो मात्र 1 तारीख का दिन ही महीने में 5 बार आएगा, और 28 तारीख की बात करें तो कोई भी दिन महीने में 5 बार नहीं आएगा। अगर 28 तारीख की बात करें तो कोई भी दिन महीने में 5 बार नहीं आएगा। तो ये बात आपको, अब यहां से जैसे आपसे प्रश्न कैसे पूछता है, यह आपको जो ध्यान देने योग्य बात होगी कि यहां पर इससे रिलेटेड प्रश्न कैसे पूछेगा। अब चलो इसकी चर्चा करते हैं। तो इससे रिलेटेड जो बेटा प्रश्न पूछता है, आज जो थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे इससे रिलेटेड प्रश्न पूछता है। तो जैसे यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर कह रहा है कि 31 दिनों में, तो ये नहीं कहेगा कि अगर 1 तारीख का, 2 तारीख का और 3 तारीख का दिन महीने में 5 बार यूज करता है, तो अगर किसी महीने की 1 तारीख को अगर सोमवार है तो बताइए कौन से दिन महीने में 5 बार आएंगे, तो हम सीधे कह देंगे सोम, मंगल, बुध। तो इतना हलवा प्रश्न तो आपसे पूछेगा नहीं, ये बात आप भी जानते हैं अच्छे से और मैं भी जानता हूं, तो इसलिए मैं ऐसा क्यों पढ़ाऊंगा भाई। तो प्रश्न कैसे पूछेगा, आ जाओ एक प्रश्न को सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूं। इस पॉइंट का चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, क्योंकि आपके काम की चीज है और इसी से रिलेटेड मैं आपको आगे के प्रश्न कराने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। जैसे प्रश्न है, अगर मैं कह दूंगा कि 15 मार्च को, अगर मैं कहूं 15 मार्च को सोमवार है, अगर मैं कहूं 15 मार्च को सोमवार है, तो कौन से दिन महीने में 5 बार आएंगे। ध्यान से समझना, अगर 15 मार्च को सोमवार है तो कौन से दिन महीने में 5 बार आएंगे। तो यहां पर बेटा आपको समझना है, तो 15 मार्च को अगर सोमवार है तो कौन से दिन महीने में 5 बार आएंगे, तो कैसे करेंगे। या तो फिर आपको एक बात पता है कि 29, 30, अगर मार्च की बात कर रहा है तो मार्च कितने दिन का होता है, 31 दिन का। ये बात समझ में आ रही कि नहीं। मार्च की बात कर रहा है तो मार्च कितने दिन का होता है, 31 दिन का। तो 31 दिन में मतलब ये हुआ कि 1, 2 और 3 तारीख का दिन महीने में 5 बार आएगा, या तो फिर ये कहें 29, 30 और 31 तारीख का दिन महीने में क्या करेगा, 5 बार आएगा। ये बात आप सबको पता है। तो यहाँ पर अगर 15 मार्च को, मैं आपको बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, अगर 15 मार्च को बेटा सोमवार है तो 7 दिन बाद 15, 7, 22 तारीख को फिर सोमवार होगा, और इसके बाद फिर से 7 दिन बाद 22, 7, 29 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार। तो 30 तारीख को क्या आएगा, ट्यूसडे, मंगलवार, और 31 तारीख को क्या आएगा, वेडनेसडे। तो मतलब सोम, मंगल और बुध के दिन, ये ऐसे 3 दिन होंगे जो महीने में कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे। तो दूर से लेकर जाके प्रश्न पूछता है, तो यहाँ 15 तारीख की जगह कोई और भी डेट हो सकती है, 16 हो सकती है, 11 हो सकती है, 12 हो सकती है, डज नॉट मैटर। बस आपको इतना ध्यान देना है कि 1, 2 और 3 तारीख के दिन महीने में क्या करती है, 5 बार आती है, या हम कहें 29, 30 और 31 तारीख के दिन क्या करती है, महीने में 5 बार आती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें आप सब लोग जो है बढ़िया से समझ पा रहे होंगे और सेशन को बढ़िया से एंजॉय कर रहे होंगे। तो अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा तो बेटा एक बार फिर से सभी लोग, आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि जितने लोग आप लोग कम से कम हो तो इतनी संख्या तो अपनी आप दर्शा ही दो कि हाँ हम भी उपस्थित हैं, इसे समझ में आए और मजा आए पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। ठीक है बेटा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद इससे रिलेटेड प्रश्न आपको समझ में, इसी से ऐसे ही संबंधित प्रश्न पूछता है, तो मैं एक प्रश्न आपको देता हूं और आप सबको जो है करके दिखाना है कि कैसे इसमें प्रश्न पूछता है।
तो प्रश्न होगा आपका, मैं बोर्ड में लिख देता हूं इसको रफ करने के बाद। तो प्रश्न होगा आपका कि अगर 11 अप्रैल को, ध्यान से सुनना, यदि किसी वर्ष, प्रश्न ऐसे आएगा कि यदि किसी वर्ष 11 अप्रैल को बुधवार है, 11 अप्रैल को बुधवार है, तो कौन से दिन महीने में 5 बार आएंगे? अगर किसी वर्ष 11 अप्रैल को बुधवार है तो कौन से दिन महीने में 5 बार आएंगे? तो बस वही कॉन्सेप्ट आपको करना है। हमें पता है कि अप्रैल की अगर बात कर रहा है तो अप्रैल कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है। अप्रैल कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है। अब इसके बाद तो अगर कोई महीना 30 दिन का है तो हमें पता है कि 1 और 2 तारीख का दिन महीने में 5 बार आता है, या 29 और 30 तारीख का दिन महीने में 5 बार आता है। तो यहाँ पर बेटा क्या करना होगा, अगर आपकी 11 तारीख को अगर मान लीजिए बुधवार है तो 7 दिन बाद आएगी 18 तारीख, और 18 तारीख को भी बुधवार होगा। इसके बाद प्लस 7 दिन बाद आएगी कितनी? 25 तारीख, और 25 तारीख को भी क्या होगा? बुधवार होगा। अब इसके बाद अब यहाँ से अगर देखें, अब यहाँ से देखें तो 25 और 7 कितना हो जाएगा? 32 ज़्यादा हो जाएगा। तो चलो चले चलते हैं। तो यहाँ पर आप सीधे क्या करेंगे, हम यहाँ पर 25 के बाद सीधे चलेंगे अपने जो है पॉइंट पर। कैसे चलेंगे देखो, समझने का प्रयास करते हैं। 25 के बाद 26 आएगा, 26 के बाद 27 आएगा, 27 के बाद 28 आएगा, 28 के बाद 29 आएगा, और 29 के बाद 30 आएगा। तो अगर यहाँ मंगलवार बुधवार है तो यहाँ बृहस्पतिवार, यहाँ शुक्रवार, यहाँ शनिवार, और यहाँ पर क्या आएगा? रविवार, और यहाँ पर क्या आएगा? सोमवार। मतलब संडे और मंडे के दिन महीने में कितनी बार आएंगे? 5 बार आएंगे। तो संडे और मंडे के दिन महीने में कितनी बार आएंगे? 5 बार आएंगे। ये बात आप सबको बढ़िया से ध्यान देना है। तो इसी से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछेगा, तो पहले आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि किस महीने की बात कर रहा है। अगर अप्रैल की बात कर रहा है तो 31 का, जुलाई की बात कर, अप्रैल की बात कर रहा है तो 30 का, जुलाई की बात कर रहा है तो 31 का। तो जो महीना होगा बस आपको इतना याद रखना है कि महीना 31 का है तो 1, 2, 3 तारीख का दिन 5 बार आता है। महीना 30 का है तो 1 और 2 तारीख का दिन 5 बार आता है। महीना 29 का है तो मात्र 1 तारीख का दिन 5 बार आएगा। और अगर महीना 28 का है तो कोई भी दिन महीने में 5 बार नहीं आएगा। बस इतनी बात आप सबको बढ़िया से ध्यान में रखनी होगी, और आगे के प्रश्नों को क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बेसिक तरीके की चीज़ें आपको जो बताई है, जो छोटे छोटे पॉइंट बताया है, वो आप सब बढ़िया से बेटा समझ पाए होंगे। देखिए कैलेंडर बहुत बड़ा चैप्टर होता है, तो इसको जो है करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं आपको वो क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ कि जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और बाकी मैं बहुत ज़्यादा डीपली में लेकर नहीं चलूँगा, नहीं तो बहुत बड़ा चैप्टर होता है और बहुत लंबा समय लगेगा। तो यहाँ पर आपको वो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जो आपके वाकई एग्जाम में हिट कर सके। समझ में आ रही बात? और ऐसे पॉइंट से आपसे अगर प्रश्न पूछता है और अगर इन पॉइंटों के बारे में आपको नहीं पता है तो बेटा प्रश्न करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना? तो चलिए आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं, और कल जो कैलेंडर का नेक्स्ट लेक्चर लेकर हम आएंगे तो कल हम वहाँ पर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और धीरे धीरे बेटा इसी प्रकार से हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप सभी को बढ़िया समझ में आया होगा, एंजॉय किए होंगे। तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ कैसा सेशन रहा। तो चलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी को सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद। मिलते हैं आपसे कल के इसी टाइम पर 9 बजे। ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू।